हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 4 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के करंट अफेयर क्वेश्चन ये कल के करंट अफेयर क्वेश्चन है, यानी कि 3 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन है। जो आज के करंट अफेयर होंगे यानी 4 नवंबर और 5 नवंबर, इन दोनों के करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी को कल की क्लास में मिल जाएगा, जिसमें आप सभी को 20 क्वेश्चन देखने को कल की क्लास में मिलेगा। और आज की क्लास में टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 17 क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो वीडियो बड़ी हो सकती है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार प्रारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने किसके साथ वज्र प्रहार अभ्यास प्रारंभ किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वज्र प्रहार अभ्यास यह किसके बीच में होता है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाला अभ्यास है। इस बार जो है 15वें क्रम का आयोजन किया गया है और यह एक थल सेना का अभ्यास है। अब की बार इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है इडाहो स्थान पर, जो कि यूएसए में यह स्थान है। तो वज्र प्रहार अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। दो और अभ्यास याद रखेंगे, एक तो कॉप इंडिया और दूसरा है युद्ध अभ्यास। ये दोनों अभ्यास किसके बीच में होते हैं? तो ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में होते हैं। युद्ध अभ्यास का आयोजन अभी जो है कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में बैलन डी और 2024 का शीर्ष पुरस्कार किस महिला फुटबॉलर को दिया गया है या मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एताना बोनामाटी। कहाँ की हैं? तो ये स्पेन की हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बैलन डी और पुरस्कार, अगर पूछे यह किसका पुरस्कार है तो यह फुटबॉल का पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है बैलन डी और की शुरुआत जो है कब होती है? तो 1956 में होता है। और अभी तक अगर पूछे सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी को मिला है तो यह लियोनेल मेसी को मिला है। अब तक इन्हें जो है 8 बार मिल चुका है, सबसे ज़्यादा लियोनेल मेसी को मिला है। और ये कहाँ के फुटबॉलर हैं? तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। 2024 में 3 लोगों को आप सभी को याद रखना है। 2024 में बैलन डी और 3 लोगों को मिला है। एक तो हम देखेंगे पुरुष में, दूसरा महिला में, और किस क्लब को मिला है। ये 3 क्वेश्चन आप सभी से बन सकता है। तो 2024 का बैलन डी और अवार्ड पुरुष में किसे मिला है? तो रोड्री को मिला है, ये स्पेन के हैं। और महिला में किसको मिला है? तो एटाना बोनामाटी को मिला है, ये भी स्पेन की हैं। और बेस्ट क्लब में किसे मिला है? तो रियल मैड्रिड को मिला है और ये भी स्पेन का है, ठीक है। एक इसमें अच्छा पॉइंट क्या है कि ये तीनों जो है कहाँ मिला है? स्पेन को दिया गया है, चाहे पुरुष का हो, महिला का हो या बेस्ट क्लब का हो। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बोत्सवाना का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो बोत्सवाना का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा डूमा बोको को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बोत्सवाना का नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो डूमा बोको को बनाया गया है। इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी पार्टी का नाम है अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि बोत्सवाना में एक मरुस्थल जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल और एक जनजाति है जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। तो बुशमैन जनजाति ये भी पूछ सकता है किस मरुस्थल में पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। और ये दोनों स्थान किस देश से संबंधित है? तो बोत्सवाना से। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, जो कि बोत्सवाना की जनजाति है। बोत्सवाना की राजधानी का क्या नाम है? तो गैबोरॉन यहाँ की राजधानी का नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑप्शन में दिया गया था सिनवात्रा, ये कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? तो ये थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। और शिगेरू इशिबा ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न है चौथा, हाल ही में चर्चा में रहे तूफान कोंगरे का संबंध किससे है? तो तूफान कोंगरे का संबंध किस देश से है? तो यह संबंधित है ऑप्शन डी फिलीपींस से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एक सेकेंड, फिलीपींस नहीं, ये इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। ये पता है किससे संबंधित हो जाएगी? ये थाईलैंड से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो
टाइफून जिसका नाम है कोंगरे, और यह अभी जो है कहाँ पे आया है, तो यह जो है प्रभावित अधिकतर किया है फार्मोसा द्वीप पर। ठीक है, तो फार्मोसा द्वीप पर ये ज़्यादा भयंकर तूफान और बारिश के साथ यहाँ पे भयंकर तबाही मचा के रखी है। और फार्मोसा द्वीप पर अगर पूछे कौन सा देश स्थित है, तो ये थाईलैंड स्थित है। और इस कोंगरे की स्पीड अगर पूछे कितनी है, तो इस तूफान की स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। वहीं नेक्स्ट तूफान याद रखेंगे ट्रॉमी तूफान। ये ट्रॉमी तूफान अगर पूछे किस देश में आया है, तो ये वियतनाम में आया है। और वियतनाम की राजधानी का क्या नाम है, तो इसकी राजधानी का नाम है हनोई। कोंगरे तूफान आप सभी को याद रखना है कहाँ आया है, तो थाईलैंड में आया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम सब ने पढ़ा था कि दाना चक्रवात, यह जो है इसका नामकरण अगर पूछे किसने किया था, तो दाना चक्रवात का नामकरण किया गया था कतर के द्वारा। और इसका प्रभाव कहाँ पे देखा गया है, तो इसका प्रभाव देखा गया है दक्षिण भारत के दो प्रांत में, या कह सकते हैं जो पूर्वी भारत है, यानी एक तो उड़ीसा में और दूसरा पश्चिम बंगाल में इसका अधिकतर प्रभाव देखा गया है। अगर पूछे दाना चक्रवात किस खाड़ी में, मतलब किस सागर में आया है, तो यह आया है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो दाना चक्रवात का नामकरण कतर ने किया है, या प्रभावित किया है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को। 3 चक्रवात को आप सभी को याद रखना है क्योंकि तीनों अभी चर्चा में है। एक तो दाना चक्रवात, दूसरा ट्रॉमी तूफान और तीसरा हो जाएगा कोंगरे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां। हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला दूसरा ब्रिक्स देश कौन सा है, तो दूसरा ब्रिक्स देश अगर पूछे कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वन बेल्ट वन रोड पहल अगर पूछे कि यह जो है योजना किसका है, तो वन बेल्ट वन रोड पहल जो है अगर पूछे किसका है, तो चीन का है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो चीन मान लीजिए ये भारत के जो है उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो आपका भारत यानी हमारा भारत यहाँ पे है, और इसके बाद यहाँ पे चीन है। ठीक है, तो सी फॉर चीन हो जाएगा। तो ये अपने सभी वस्तुओं को कहाँ पे भेजना चाहता है, जो भी इसके यहाँ पे मार्केट में बनता है वो सभी वस्तुओं को यूरोप में भेजना चाहता है। कहाँ पे, यूरोप में भेजेगा। और इसके बाद जो है यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप में भी भेजना चाहेगा, और जो एशियन कंट्री है यहाँ पर भी अपने सामानों को भेजना चाहेगा। तो जो ये वाला रोड बनाया गया है ऊपर वाला, ये कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है जम्मू कश्मीर से। इसके लिए थोड़ा सा फिर से चित्र बनाएंगे। तो मान लीजिए ये जो है कौन सा प्रांत हो जाता है हमारा, ये कौन सा जिला हो, राज्य हो जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर हो जाता है। तो चीन का जो ये वाला राज्य रोड जाता है इसे कहते हैं CPEC। ठीक है, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कहाँ से जाता है, तो ये हमारे लद्दाख से जाता है। ठीक है, तो इसका जो है कौन विरोध कर रहा है, भारत। तो अगर पूछे कि वन बेल्ट वन रोड पहल का पहली बार अगर पूछे ब्रिक्स कंट्री किसने विरोध किया था, तो भारत ने किया था, क्योंकि भारत ने बोला कि ये हमारे जो है लद्दाख राज्य से जाता है, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा और इसका मैं विरोध करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र कहाँ पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। तो पहला देश पूछे वन बेल्ट वन रोड का किसने विरोध किया था, तो भारत ने किया है। अभी जो है दूसरा जो है ब्रिक्स का कौन सा देश है जिसने वन बेल्ट वन रोड पहल को मतलब इसमें शामिल ना होने की घोषणा करी है, तो इसको मना कर दिया है ब्राज़ील ने। तो ये दोनों याद रखना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो अफ्रीका और यूरोप महाद्वीपों तक अपनी पहुंच को बढ़ाना, यानी अपनी वस्तुओं को आसानी से यूरोप और अफ्रीका में पहुंचाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि ब्रिक्स 2024 के सम्मेलन अभी कहाँ पे आयोजित किए गए थे, तो कजान में किया गया था। यह स्थान कहाँ पे है, तो यह रूस में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च करी है, तो भारत की पहली है और कैसी है, तो मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा है। इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ऋषिकेश में लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, एम्स ऋषिकेश में लॉन्च किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा, इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने किया है, तो पीएम मोदी जी ने किया है। और इसको लॉन्च अगर पूछे कहाँ से किया गया है, तो ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश से इसे लॉन्च किया गया है। इस योजना को जो है हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा भी कहते हैं। और यह योजना जो शुरू किया गया है, अगर पूछे किस योजना के तहत शुरू किया गया है, तो संजीवनी योजना के तहत भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, जो कि उत्तराखंड के 13 जिलों में शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो कितने जिलों में, तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं और सभी जगह पे ये शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का पहला लेखकों का गांव किसे घोषित किया गया है, तो भारत का पहला लेखकों का गांव घोषित किया गया है थानो गांव को, और यह गांव कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। भारत का पहला लेखकों का गांव किसे घोषित किया गया है, थानो गांव को घोषित किया गया है, और ये कहाँ है, देहरादून में है।
7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में सुरुबला महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। तो सुरुबला महोत्सव अगर पूछे कहाँ आयोजित हुआ है तो यह लद्दाख में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो सुरुबला महोत्सव अगर पूछे कि यह कैसा महोत्सव है तो फसल मौसमी उत्सव है, यानी कि फसल की कटाई में मनाया जाने वाला यह फेस्टिवल है। इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है तो कारगिल जिला लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। लद्दाख में 2 और फेस्टिवल याद रख लेने हैं, एक तो रखना है योस मोचे फेस्टिवल और दूसरा है लोसर फेस्टिवल। तो ये 3 फेस्टिवल, एक तो सुरुबला महोत्सव, दूसरा योस मोचे फेस्टिवल और तीसरा हो जाएगा लोसर महोत्सव। ये कहाँ पर मनाए जाते हैं तो ये लद्दाख में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि वर्तमान में लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं तो लद्दाख में वर्तमान में 7 ज़िले हैं। नेपाल की जो दिवाली होती है वहाँ पे नेपाल में क्या कहते हैं दिवाली को, तो नेपाल का जो रोशनी का त्यौहार होता है इसे तिहार कहते हैं। हमारे यहाँ पे दिवाली कहते हैं, यहाँ पे तिहार कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिंगोट युद्ध उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है। हिंगोट युद्ध उत्सव शुरू किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। तो ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है 8वां, हाल ही में चर्चा में रही एक्सप्रेस पर्ल आपदा का संबंध किससे है। तो यह एक मालवाहक जहाज है, इसमें जो है दुर्घटना हो जाने के कारण यह हिंद महासागर में डूब जाता है। तो इस जहाज का अगर पूछे संबंध किस देश से है तो यह श्रीलंका से संबंधित है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एक्सप्रेस पर्ल आपदा यह क्या है तो एक मालवाहक जहाज है और इस जहाज का संबंध हो जाता है श्रीलंका से। अभी जो है वर्तमान में अगर पूछे श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है तो अनुरा कुमारा दिसानायके हैं। इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद इन्होंने एक्सप्रेस पर्ला आपदा की जो है जांच करने के लिए एक बार फिर से इन्होंने बात करी है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्रेस पर्ल आपदा जो है क्या है, एक मालवाहक जहाज है, किस देश से संबंधित है तो श्रीलंका से संबंधित है। यह जहाज जो है 2021 में जो है हिंद महासागर में डूब गया था और इस मालवाहक जहाज में अगर पूछे क्या भरा था तो नाइट्रिक अम्ल इसमें भरा था, जिसकी वजह से समुद्र में डूब जाने के कारण यहाँ पे जो भी जीव जंतु थे वो जो है काफ़ी बड़ी संख्या में मर गए थे। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन है तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं हरनी अमर सूर्या हैं और राष्ट्रपति कौन है तो अनुरा कुमारा दिसानायके जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में दिवंगत डॉक्टर विवेक देव राय कौन थे। तो डॉक्टर विवेक देव राय कौन थे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो डॉक्टर विवेक देव राय इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो है पीएम मोदी जी के यानी कि पीएम आर्थिक सलाहकार यानी प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये एक अर्थशास्त्री थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये नीति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे, तो ये नीति आयोग के सदस्य भी रह चुके थे, ये भी आपको याद रखना है। ये वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार बना है। रेल बजट को आम बजट में विलय करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था तो विवेक देव राय कमेटी का गठन किया गया था। किसके लिए तो रेल बजट को आम बजट में विलय करने के लिए। ठीक है, तो इससे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि डॉक्टर विवेक देव राय क्या थे तो ये एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अब तक कितने भारतीयों को मिल गया है तो 2 भारतीयों को मिला है। किसे तो अमर्त्य सेन जी को मिला है और अभिजीत बनर्जी को मिला है। नेक्स्ट ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है कि बीपीएल कंपनी के संस्थापक जिनका नाम है गोपाल नाम्बियार, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो बीपीएल कंपनी के संस्थापक कौन है तो गोपाल नाम्बियार हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 10वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया है तो एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया है तो यह किया गया है सऊदी अरब में। अगर इसकी व्याख्या देखें तो एक जिला एक उत्पाद अगर पूछे किसने शुरू किया है तो पीयूष गोयल जी ने शुरू किया है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने रियाद यानी सऊदी अरब में दीवार का उद्घाटन किया है और जो भी भारत के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं उन्हें इस दीवारों पे जो है प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद कहाँ शुरू किया गया है रियाद सऊदी अरब में शुरू किया गया है। अगर बात करते हैं कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया गया था तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था तो 2018 में शुरू किया गया था। एक बार हमको कंफर्म करेंगे कि 2018 में शुरू किया गया था। हाँ,
हाँ हाँ, 2018 में ही शुरू किया गया था, क्योंकि 2014 में किसका शासनकाल था, तो सपा सरकार थी, और ये शुरू किया गया था योगी जी के द्वारा, तो 2018 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 11वां, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? 31 अक्टूबर को मनाया गया है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो सरदार पटेल जी की याद में मनाया जाता है। बात करते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और पहली बार इसे मनाने की घोषणा अगर पूछे कब करी गई थी, तो 2014 में किया गया था, यानी कि जब केंद्र सरकार केंद्र में जो है बीजेपी की शासन आती है, तो वो तभी से जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की घोषणा करी थी। तो इस बार जो है पूछे कौन सा क्रम है, तो ये 10वां क्रम है। और वैसे अगर पूछे कि सरदार पटेल की कौन सी वर्षगांठ है, तो 150वीं वर्षगांठ है। ठीक है, 150वीं वर्षगांठ है, ये आपको याद रख लेना है। लेकिन राष्ट्रीय एकता दिवस की 10वीं वर्षगांठ है, ये आपको याद रखना है। सरदार पटेल का जन्मदिन मनाया जाता है कब? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और पहले गृह मंत्री भी रह चुके थे। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जाने जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में। कहाँ? नाडियाड, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सरदार की उपाधि अगर पूछे किसने दिया था, तो बारदौली की जो महिलाएं थी, सत्याग्रह कर रही थी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर पूछे किससे संबंधित है, तो सरदार पटेल जी से संबंधित है। और इस यूनिटी यानी कि इस प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, उद्घाटन किया गया है केवड़िया, गुजरात में यह स्थापित है। और इसकी ऊंचाई पूछे कितनी है, तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। आयुर्वेद दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो यहाँ 29 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, जिस दिन हमारे यहाँ पे धनतेरस था। ब्राह्मण क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने शुरू किया है? तो दीपम 2.0 योजना शुरू किया गया है कर्नाटक के द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो दीपम 2.0 योजना अगर पूछे कहाँ लॉन्च किया गया है, तो श्रीकाकुलम में शुरू किया गया है। कहाँ पर? श्रीकाकुलम में। और अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो सीएम चंद्रबाबू नायडू जी ने शुरू किया है, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है। तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है श्रीकाकुलम, और यहीं पर जो है दीपम 2.0 योजना लॉन्च किया गया है सीएम चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा। ठीक है, तो अगर पूछे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम कौन है, तो डिप्टी सीएम कौन है? पवन कल्याण जी हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि एक वर्ष में 3 एलपीजी सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 3 एलपीजी सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इस योजना के तहत जो है आंध्र प्रदेश के लगभग 2 करोड़ परिवार जो है इससे लाभान्वित होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 13वां, हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है श्री श्री रविशंकर जी को। इसकी अगर व्याख्या देखें तो फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। इससे जो है अभी किसे प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया है श्री श्री रविशंकर जी को, इससे सम्मानित किया गया है। इन्हें क्यों दिया गया है यह पुरस्कार? तो फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो शांति और एकता को स्थापित करने के लिए यह पुरस्कार श्री श्री रविशंकर जी को प्रदान किया गया है। ये जो है आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक भी हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक अगर पूछे कौन है, तो श्री श्री रविशंकर जी हैं। फिजी की राजधानी का क्या नाम है, तो फिजी की राजधानी का नाम है सुवा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 14वां, हाल ही में लॉन्च यूविन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो यूविन मोबाइल ऐप का संबंध किससे हो जाएगा? टीकाकरण से संबंध हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो यूविन मोबाइल ऐप, इसका भी हाल ही में शुभारंभ किया गया है। और यूविन मोबाइल ऐप का संबंध अगर पूछे किससे है, तो टीकाकरण सेवा से संबंधित है, यानी टीकाकरण को डिजिटल करना इसका उद्देश्य है। और इसका साथ साथ इसका ये भी उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच हो सके, इसके लिए यूविन मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो यूविन मोबाइल ऐप का संबंध किससे हो जाएगा? टीकाकरण से हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगर पूछे टीकाकरण के लिए अगर पूछे कौन सा मिशन शुरू किया गया था, तो टीकाकरण के लिए शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष।
ठीक है। और कब शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। और 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, तो इन्हीं की याद में टीकाकरण शुरू किया गया था, जिसके लिए मिशन शुरू किया गया है, मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, कब शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। अभी हाल ही में यूपिन मोबाइल ऐप किससे संबंधित हो जाएगा? तो टीकाकरण से संबंधित हो जाएगा। अगर पूछे कि भारत में स्वास्थ्य मंत्री के मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 15वां। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत आदम्य और अक्षर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका अनावरण किया गया है यानी उद्घाटन किया गया है गोवा से। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आदम्य और अक्षर, इसको जो है अगर पूछे लॉन्च किसने किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया है। और यह क्या है? तो यह भारत का स्वदेशी तेज गश्ती वाला पोत है, ये आपको याद रखना है। और इसे लॉन्च अगर पूछे कहाँ से किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है गोवा से। और इसका निर्माण अगर पूछे किसने किया है? तो इस आदम्य और अक्षर का निर्माण किया गया है गोवा शिप यार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है निगरानी और द्वीपों की सुरक्षा करना। तो जो है अपने द्वीपों, हमारे भारत में कितने द्वीप हैं? तो 2 द्वीप हैं। एक तो हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक हो जाता है लक्षद्वीप। तो इन दोनों की निगरानी रखना और साथ साथ में जो भी हमारे तटीय राज्य हैं उनका भी देखभाल करना। तो इसके लिए जो है आदम्य और अक्षर को लॉन्च किया गया है गोवा से। ठीक है, गोवा यहाँ पे है, किसके मध्य है? तो गोवा जो है मुंबई और कर्नाटक के बीच में है, यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16वां। हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम है तियांगोंग के लिए कौन सा मिशन भेजा है? तो चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग के लिए कौन सा मिशन भेजा है? तो शेनझाओ 19 भेजा है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। शेनझाओ 19 मिशन यह लॉन्च किसने किया है? तो यह लॉन्च किया है चीन ने। और पूछे कि इस मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो रॉकेट का नाम हो जाएगा लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से यह मिशन लॉन्च किया जाएगा। ये इस मिशन के तहत जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है अंतरिक्ष स्टेशन में चीन भेजने वाला है, जिसमें इसमें 3 में से 2 पुरुष होंगे और 1 महिला होगी। ठीक है, और कहाँ पे भेजेगा? तो अपने अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम है तियांगोंग, तो यहाँ पे भेजने वाला है, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है वहाँ पे अपने अपने देश जो है मतलब जो उसके अभी जो है जिस योग्य है, तो अगर वो अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करता है तो ये कहाँ पे स्थापित करता है? तो जहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो स्टेशन यानी रूम बनाया जाता है उसे अंतरिक्ष स्टेशन बोला जाता है। और इसी का नाम चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन का नाम रखा है तियांगोंग। तो पृथ्वी से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाला है? 3 को भेजने वाला है, जिसमें 2 पुरुष हैं और 1 महिला है। ठीक है, तो मिशन कौन सा है? तो शेनझाओ 19 मिशन है, जो कि किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अंतरिक्ष स्टेशन से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हवासोंग 19 बैलिस्टिक मिसाइल, इसको अभी किसने लॉन्च किया है? तो हवासोंग 19 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है उत्तर कोरिया ने। ठीक है, उत्तर कोरिया और यहाँ पे हो जाता है दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में अगर पूछे कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो 38 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इनके बीच सीमा का निर्धारण करती है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी IAS विपिन कुमार जी को नियुक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1995 में करी जाती है, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो IAS विपिन कुमार जी बनाए गए हैं। इसका अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, और अगर पूछे कि यह किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और उड्डयन मंत्रालय के मंत्री, या फिर पूछे कि इस समय जो सेंट्रल मंत्री हैं इनमें सबसे युवा मंत्री कौन है? तो राम मोहन नायडू जी हैं, जिन्हें उड्डयन मंत्रालय के मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 17 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज का क्वेश्चन जो है यानी 4 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन और 5 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन, इन दोनों को जो है कल की क्लास में पढ़ाएंगे, जिसमें आप सभी को 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लगभग 20 से 25 मिनट में हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन 24 मिनट में समाप्त किया है पूरी व्याख्या के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको ज़रूर बताएं।
मैंने कल की क्लास में मतलब मुझे करंट अफेयर क्वेश्चन दिखा नहीं ना, तो इस वजह से मुझे लगा कि आज जो है सर नहीं पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने कल नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।